क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अभी जो करंटली चैप्टर अपन कर रहे हैं इसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, राइट। सो आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो प्रॉब्लम है डेफिसिट डिमांड की इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। सो बच्चों, डेफिसिट डिमांड क्या होती है इससे अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। डेफिसिट क्या होता है इस वर्ड पे पहले अपन फोकस करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और ये कहना चाहूंगी कि देखो, पुराने वीडियोस के अंदर अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस करी है, भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इन दोनों का इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करता है, कौन कौन सी अप्रोचेस के थ्रू हम मेजर करते हैं इक्विलिब्रियम को। फिर अपन ने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे शुरुआत करने से पहले बस यही कहना चाहूंगी कि आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर से जुड़े या जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर की, तो उसको जरूर देखें, क्योंकि आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि ये जितनी भी चीजें हम आगे पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उनका कनेक्शन हमारी पुरानी चीजों से डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सो अगर आपने पुराना कोई वीडियो अगर स्किप कर दिया है या फिर अगर आपने नहीं देखा है कोई चैप्टर, पुराना चैप्टर, तो हो सकता है कि आपको आगे आने वाली जो चीजें हैं वो समझ में ना आए, ठीक है। क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर अपन हर एक छोटे छोटे टॉपिक को अपन डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अपन उसको ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि आप सीरीज वाइज चलें ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं डेफिसिट की मतलब से, ठीक है। सो डेफिसिट का मतलब क्या होता है, हमने अक्सर इस वर्ड को सुना है, ठीक है, एक अलग फॉर्मेट में सुना है, हमने इसको जनरली सुना है डेफिशिएंसी के फॉर्मेट में, ठीक है। सो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखो हमने जनरली ऐसे अपन कहते हैं ना कि भाई इस व्यक्ति की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। सो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, ठीक है। सो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। सो डेफिसिट एंड डेफिशिएंसी ये दोनों एक ही चीज है, इसी से ही डेफिशिएंसी से ही डेफिसिट बना है। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कमी, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज। अब डेफिसिट डिमांड, अब इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, डेफिसिट डिमांड यानी कि डिमांड की कमी, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा पुरानी चीजों से रिलेट करके चलते हैं। हमने देखा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, राइट। अब जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं वो कौन सी सिचुएशन होती है बच्चों, वो होती है आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, ओके, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब व्हाट इफ कि यहाँ पे ये दोनों ही जो फैक्टर्स हैं वो बराबर ना हो, तो दो सिचुएशन हो सकती है, यहाँ से आपकी दो सिचुएशन निकल के आ सकती है। एक हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, और दूसरा क्या हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से। यही दोनों सिचुएशन निकल के आ सकती है। अब अपन ने एक चीज और देखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, आई गेस पुराने वीडियो के अंदर ही अपन इसके बारे में बात करी थी कि इक्विलिब्रियम पे जब ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं तब तो चलो ठीक है, तब हमको पता है कि भाई जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, फिर जितनी सप्लाई उतनी डिमांड है हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हमने ये भी समझा था कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई कैसा होता है बच्चों, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये डिमांड के चेंज होने से खुद को चेंज कर सकता है, अगर डिमांड बढ़ गई है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ सकती है और सप्लाई है वो भी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एएस है ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं इक्विलिब्रियम के अलावा, ये वाले या ये वाला कोई भी चेंज जो होता है वो मेजरली किस पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है ना, ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी होगी डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को स्टडी करने से पहले, कि क्यों हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, एक्सेस सप्लाई को भी हम स्टडी कर सकते थे, एक्सेस डिमांड डेफिसिट सप्लाई को भी हम स्टडी कर सकते थे, लेकिन क्यों हम सिर्फ डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को ही स्टडी कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण सिंपल सा सिर्फ इतना सा है, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो परफेक्टली इलास्टिक होती है वो अपने आप को
चीजों के हिसाब से इकोनॉमी के अंदर डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेट कर सकती है। तो चेंजेस जो होते हैं इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन कह लीजिए या डिफ्लेशन कह लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होते हैं? डिमांड की वजह से होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि यार इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, तो इस चीज को आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिएगा, लेके मत बैठना, आगे अपन इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं इस चीज को थोड़ा सा रब कर देती हूँ। अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि यार एग्रीगेट डिमांड, ये एडीएएस मैम लिख क्या रही है, और मैं गारंटी के साथ में कह सकती हूँ ये वही बच्चे होंगे जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो कि एडी को शो कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई जो कि एएस को शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में अगर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं उन बच्चों के लिए, ताकि वो इस वीडियो को छोड़ करके एकदम से स्किप ना कर जाए, मतलब ठीक है आप देखो समझो, लेकिन डेप्थ में अगर आपको समझना है तब फिर आप पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हो। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल डिमांड, एग्रीगेट यानी कि टोटल एंड डिमांड। सो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, उनको जब जो लोग हैं, जो बायर्स हैं, जब वो उनकी डिमांड क्रिएट करते हैं उन सभी गुड्स की, उन सभी सर्विसेज की, तो उसको अपन एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। फिर अपन एग्रीगेट सप्लाई पर्सपेक्टिव से पे अगर इसको समझना चाहें तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर में, उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका बेस क्लियर हो गया। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये दोनों इक्विलिब्रियम के अलावा कौन कौन सी सिचुएशन में हो सकते हैं, और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम क्यों नहीं सप्लाई पे फोकस करते, हम सिर्फ और सिर्फ क्यों एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करते। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड या तो ज्यादा हो सकता है सप्लाई से, या फिर एग्रीगेट डिमांड कम होता है सप्लाई से। अभी अपन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? अपन बात कर रहे हैं डेफिसिट डिमांड की, राइट? और डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। सो डिमांड की कमी इन दोनों में से कौन से मतलब किसके अंदर बिल्कुल सूटेबल होती है? इसके अंदर। इस पॉइंट में क्या है? डिमांड की कमी है, सप्लाई ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? जब हमारी सप्लाई से कम हमारी डिमांड होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे डिमांड की कमी है, या फिर इसको अपन डेफिसिट डिमांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई से। क्लियर? अब इसको अपन एक और नाम से जानेंगे और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एक तो आप इसको डेफिसिट डिमांड के नाम से जानते हो, एक आप इसको कहते हो डिफ्लेशनरी गैप, या फिर सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, अब यहां से अपने को इसका कोई काम नहीं है, इसको अपन हटा देते हैं। जिस चीज पे अपन फोकस करने वाले हैं वो है ये। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो अपन इसी चीज पे फोकस करने वाले हैं, डेफिसिट डिमांड, यानी कि जब डिमांड की कमी होती है और सप्लाई ज्यादा होती है। इसको अपन डिफ्लेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। वैसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों डेफिसिट डिमांड। ओके, अब डेफिसिट डिमांड को समझने के लिए आपको तीन चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइस की, फिर अपन बात करते हैं इनकम एंड आउटपुट की। ठीक है ना, फिर अपन बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अब थोड़ा सा लॉजिक वर्क करेगा यहाँ पे, और थोड़ी सी आपकी जो आपने जो भी पुराना पढ़ा है ना वो सारी चीजें इधर वर्क करेगी। ठीक है, और फिर ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं ना किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका ब्रीफ ऐसे इस तरीके से इसलिए दे देती हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगे और आप पुरानी जो भी अपन ने पढ़ा है ना उससे आप कनेक्ट कर पाओ। होने को तो हमारे पास में यहाँ पे कंटेंट के रूप में तो मैं आपके लिए भर भर के लिख के लेके आई हूँ कि हाँ, जो कि मैं आपको इजीली समझा सकती हूँ, ग्राफ के थ्रू, टेबल के थ्रू हमेशा लेके आती हूँ। लेकिन इस फॉर्मेट में समझाने का मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं आपको हर एक चीज अच्छे से बेस से लेकर के एकदम अपर लेवल तक मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए अब अपन डेफिसिट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड है कम और सप्लाई है
ज्यादा। अब इस चीज को आप खुद पे लेके सोच सकते हो, ठीक है। जब किसी चीज की डिमांड, आप किसी चीज की अगर डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो प्रोड्यूसर, सपोज करो कि आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, राइट? अब मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी डिमांड क्रिएट ही नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको तो लॉस ही हो रहा होगा ना। आपके पास में बहुत ज्यादा स्टॉक बच रहा होगा, आपको जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो आपको महंगा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज बिक नहीं रही है मार्केट के अंदर। तो पहली जो चीज होगी वो क्या होगी कि आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कर दोगे कम। सपोज करो कि मैं ये मार्कर बनाती थी, ठीक है, और मैं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं ये मार्कर यहाँ पे बना रही हूँ, तो मैं क्या कर रही थी, पहले ये मार्कर मैं 20 रुपीज का सेल आउट करी थी। कितने का बेच रही थी बच्चों? 20 रुपीज का। फिर मुझे लगा कि यार मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की कोई डिमांड क्रिएट ही नहीं कर रहा, डिमांड की तो बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी कि यार मेरे पास में जो भी स्टॉक है वो मुझे एक बार तो फ्री करना होगा ना। तो मैं सोचूंगी कि यार चलो ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कर देती हूँ कम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 20 रुपीज से मैं अपने मार्कर की प्राइस कर दूंगी ₹10, ठीक है, जिससे कि मेरे पास में कोई अनवांटेड स्टॉक ना रहे, जो भी मैंने प्रोड्यूस किया वो सारा मार्केट के अंदर एक बार को तो सेल हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइस कम करी, ठीक है। अब आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे लेके मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको इंडिविजुअली मत लेके चलिएगा। हम जब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो ये चीज तो मेरे को लगता नहीं कि मैं आपको हर एक स्टेप पे मैं आपको ये समझाऊंगी बच्चों अपन पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करें, अपन पूरी इकोनॉमी को के बारे में अपन यहाँ पे बात करें, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसी चीज हो गई ना कि अपन एबीसीडी पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊं कि बच्चों ये सारे अल्फाबेट्स इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अपन किसी एक प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करते, अपन पूरी इकोनॉमी की डिमांड को कंसिडर कर रहे हैं, अपन पूरी इकोनॉमी के प्राइसेस को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि चलो इस मार्कर को अपन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मतलब तो सिर्फ यही है कि जो प्राइस कम हुई है यहाँ पे, जो 20 रुपीज थी, ये जो प्राइस कम हुई है ये पूरी इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो कम हुई, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो ओवरऑल प्राइस है वो कितनी हो गई, वो हो गई यहाँ पे कम। तो जब प्राइसेस कम हो जाती हैं, सो इकोनॉमी के अंदर जब सभी गुड्स की प्राइसेस कम हो जाएगी, तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। सो प्राइसेस कम होने का मतलब क्या है, सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, ओके। और यहीं पे क्या आ जाता है, डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। अब ये जो डिफ्लेशनरी गैप है ये आपको डायग्राम के अंदर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिफ्लेशनरी गैप यानी कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था, जो डिजायर्ड था, जो कि वो जितना प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो डेफिनेटली होगा, उतना ना होकर के उससे बहुत कम हुआ है। जो एक्चुअल में डिमांड क्रिएट हुई है बहुत कम हुई है। तो इससे क्या करेगा प्रोड्यूसर, अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर देगा और इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इनकम और आउटपुट की अगर अपन बात करें, तो जब यहाँ पे अब प्रोड्यूसर ने कम कर दी है प्राइसेस, तो वो अब आउटपुट भी कम प्रोड्यूस करेगा, इनकम भी कम जनरेट होगी, तो इस पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट लेवल की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि आउटपुट ही कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा। तो जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड की कम होने की वजह से जब ये सारी की सारी सिचुएशंस देखने को मिलती है, तो उसी को अपन डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहां से मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडिया आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि हाँ, कि अपन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जब अपन डेफिसिट डिमांड को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसको किस तरीके से हम वापस से ठीक कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, है ना। तो एक ब्रीफ जो है, एक आइडिया जो है, जो मुझे आप लोगों को मैं देना चाह रही थी, मुझे लगता है वो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा। अब अपन इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो डेफिसिट डिमांड मींस डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड, डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है कि टोटल डिमांड के अंदर कमी। Demand is said to be deficit when it is lower than what it is required for the fuller utilization of resources. देखो क्या होता है, एक चीज है, मैं इसको यहाँ से रेज कर देती हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे आपको बताना है, वो ये है कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि जितनी भी रिसोर्सेज है उनको हमने फुली एम्प्लॉय करे, मतलब फुली उनको यूज किया है, ठीक है।
अब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज है फुली यूटिलाइज नहीं है, ठीक है। हम पूरे सभी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके फुल एम्प्लॉयमेंट पे जब प्रोडक्शन करते हैं तो ये वाली सिचुएशन होती है। जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होते या फिर कुछ अलग सिचुएशन होती है तो उसके अंदर ये दोनों सिचुएशंस काउंट होती है। एक एक करके इसको भी समझेंगे, पर अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है दैट इट मींस डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिमांड इज सेड टू बी डेफिसिट। डिमांड कम कब होती है? when it is lower than what is required to fuller utilization of resources। डिमांड कम कब होती है, यानी कि ये वाली सिचुएशन कब होती है? जब एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि यहाँ पे अभी भी जब आपने पूरे जितने भी रिसोर्सेज थे उन सबको आपने यहाँ पे एम्प्लॉय करके प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन उतने की यहाँ पे डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई है। ओके, इट इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड है उससे कम ही लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, देखो, एक होता है पोटेंशियल प्रोडक्शन, एक होता है एक्चुअल प्रोडक्शन। इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल तो इतना है, इतने रिसोर्सेज के अंदर पोटेंशियल है कि वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई? सिर्फ और सिर्फ सपोज 80 यूनिट्स प्रोड्यूस है। तो पोटेंशियल तो अभी भी है ना, रिसोर्सेज तो अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो कि अनयूटिलाइज्ड हैं। अगर हम उनको भी यूटिलाइज कर लें तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है। Demand is said to be deficit when it is lower than what is required for the fuller utilization of resources। जब resources को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाता है ना, जब resources को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाता है तो वो एग्रीगेट सप्लाई। भाई जितना रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करोगे वही फिर आप सप्लाई कर दोगे, और अगर जितना यूटिलाइज कर लिया उससे कम की अगर डिमांड क्रिएट हो रही है तो फिर ये वाली सिचुएशन यहाँ पे बनेगी जो कि डेफिसिट डिमांड की आपकी सिचुएशन है। AD is deficit when it does not permit fuller utilization of production capacity। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा क्लियर है। एग्रीगेट डिमांड आपकी कम कब होती है? when it does not permit fuller utilization of production capacity। जब वो जितना प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी में उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। प्रोड्यूस हो गया 100 यूनिट्स, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई है हमारी ये, लेकिन सिर्फ डिमांड कितनी हुई? 80 यूनिट्स की। तो ये क्या है? हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो यहाँ पे बराबर तो हुए नहीं ना, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है। तो जितनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे जब कम डिमांड क्रिएट होती है तो वही हमारी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन होती है, ठीक है। AD is deficit when there is excess capacity in the economy implying underutilization of resources। So यहाँ पे वही चीज है, एग्रीगेट डिमांड जब 80 है और एग्रीगेट सप्लाई जब 100 है तो ये क्या बोल रहा है? एडी डेफिसिट कब होती है? डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कब होती है? जब एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में कि वो इतना और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। भाई यहाँ पे डिमांड सिर्फ 80 यूनिट्स की है, अभी यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इतनी पावर और है, इतने रिसोर्सेज और है कि वो 20 और यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि टोटल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन सिर्फ अभी कितना ही डिमांड किया है? सिर्फ 80 यूनिट्स का डिमांड किया है। तो जो पोटेंशियल है उससे अभी काफी हम आगे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कीन्स AD इज डेफिसिट व्हेन इट इज लेस देन AS। तो ये तो सिंपल सी सिचुएशन हो गई, सिंपल सी ये तो डेफिनेशन हो गई कि कीन्स के अकॉर्डिंग AD डेफिसिट कब होता है? जब वो AS से कम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अब जब तक आप इस चीज को ऐड नहीं करोगे अपनी डेफिनेशन के अंदर आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यहाँ पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि हम रिसोर्सेज को कंसिडर कर रहे हैं। AD's डेफिसिट, एग्रीगेट डिमांड कम होता है व्हेन इट इज लेस देन AS, जब वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी, यानी कि जितना भी एम्प्लॉय मतलब जितना भी रिसोर्सेज है उन सबको हम प्रोड्यूस मतलब उन सबको हम यूज करके उन सबको प्रॉपर यूटिलाइज करके हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कम इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। सिंपल, हमने क्या किया? जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी को यूज करके हमने प्रोडक्शन कर लिया इकोनॉमी के अंदर 100 यूनिट्स का। तो ये हमारी सप्लाई हो गई। हमने जितने भी रिसोर्सेज थे उन सभी को एम्प्लॉय करके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज थे उन सबको हमने लगा लिया तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई। लेकिन यूज या फिर डिमांड सिर्फ कितना किया गया? 80। ये होता है आपका डेफिसिट डिमांड।
तो इस चीज को ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इस चीज को कंसिडर करना और इस चीज को यहाँ पे डेफिनेशन में ऐड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपने रिसोर्सेस छोड़े हैं, या फिर भाई अगर डिमांड, सपोज करो कि सप्लाई 80 की होती, डिमांड भी 80 की होती, तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाती ना। यहाँ पे आपने रिसोर्सेज जो थे, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट आपने 80 का यूज करके या फिर रिसोर्सेज 80 यूनिट्स का यूज करके 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया और उतनी डिमांड हो गई, तो इक्विलिब्रियम पे आ गया। लेकिन आपने जितने भी रिसोर्सेज थे उन सभी को यूज करके, उन सभी को यूटिलाइज करके फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी को ला करके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, क्योंकि आपका पोटेंशियल वो है, आप उतना कर सकते हो, इकोनॉमी उतना कर सकती है, तो उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली। लेकिन डिमांड सिर्फ कितनी की क्रिएट हुई? सिर्फ 80 यूनिट्स की क्रिएट हुई। तो उस सिचुएशन में हमें बताना है कि हमने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, लेकिन फिर भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हुई, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। इसीलिए ये कौन सी प्रॉब्लम है? डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम है ना। अब इसके पीछे के बाद में ना आगे आप देखोगे कि इसके कारण भी हम जानेंगे कि भाई जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क करते हैं, जब हम सभी रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं और जितना हमारा पोटेंशियल है उतना हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर डिमांड कम क्यों हो जाती है? तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं। उसके पीछे मेजरली कारण ये हो सकता है कि जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन में कम, मतलब कंजम्पशन हम कम करना चाह रहे हैं, सेविंग्स हो सकता है वो ज्यादा कर रहे हैं, या फिर जो प्रोड्यूसर्स है वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, हो सकता है वो भी सेविंग ज्यादा कर रहे हो, तो वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लॉजिक के साथ में तो डेफिनेटली सोचनी ही है और दिमाग में इसको उसी तरीके से फिट रखनी है, ताकि आप लंबे समय तक उसको वैसे ही फिट रख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वापस इसी पॉइंट पे आ जाते हैं दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इसको आपको ऐड करना जरूरी होगा। क्लियर? मुझे लगता है यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ डेफिसिट डिमांड डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद में आपको समझ में आएगा कि अपन किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ये टॉपिक इतना टफ है, लेकिन हाँ देखो, कोई भी चीज जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हो सकता है कि अपने को उस पॉइंट पे वो थोड़ा सा टफ लगे। जब अपन उन चीजों के यूज टू हो जाते हैं, जो अपन को लगता है कि यार ये हमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, तो हमको वो चीजें बहुत आसान हलवा लगने लगती है। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि आप लोगों के लिए हलवा ना हो ये, पर आप इसको जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे 1-2 बार आप इसको स्टडी करोगे, रिविजन करोगे, है ना, समरी जब इसकी देखोगे, समझोगे, तो आपको ये सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। तो इसमें कोई भी, अगर आपको एक आध चीज कोई नहीं भी समझ में आ रही है तो इसमें घबराना नहीं बिल्कुल। ठीक है, आगे वाली चीजों पे फोकस रखना। देखो यहाँ पे वैसे तो ये डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बनाते हुए आपको एक एक चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ठीक है, तो चलिए अपन इसको किस तरीके से बनाएंगे। ये क्या है बच्चों आपका? ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, और ये क्या है आपका? ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, अब देखते हैं अब यहाँ पे ये चीज क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अपन ने जब AD इज इक्वल्स टू AS के जब अपन डायग्राम्स बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? इनकम 45 डिग्री पे, ये देखियो। ठीक है, या फिर AS कह लो इसको। डन। अब हमने क्या बोला कि एग्रीगेट डिमांड, तो ये ले लेते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, ये आपका इक्विलिब्रियम, ये आपका क्या है? आउटपुट। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है? AS इज इक्वल्स टू AD होता है। अब अपन बात कर रहे हैं डेफिसिट डिमांड की, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जब कम होता है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लेट्स चेंज द कलर। तो एग्रीगेट डिमांड जब कम है तो ये हम इसको इस तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसको अपन कर लेते हैं AD1। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है, ये आ गया आपका नया इक्विलिब्रियम, तो इसको E डैश कर लो, और ये हो गया आपका आउटपुट, या इनकम कह लो, कुछ भी कह लो, इनकम कह लो, GDP कह लो, आउटपुट कह लो, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो जब डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन हुई तो हमारी, आप देख रहे हो, इनकम क्या हो गई? कम हो गई। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना यहाँ पे कि आपकी जो, चलो वो तो मैंने इरेज कर दिया था। तो जैसे ही हमारी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में होते हैं, जब हम डिमांड कम हो जाती है, तो इकोनॉमी के अंदर इनकम जो होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है ना। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड की कमी हो गई है। और जो मैं आपको बता रही थी ना, डिफ्लेशनरी गैप
वो डिफ्लेशनरी गैप बच्चों ये वाला होता है, ये दिस इज व्हाट यू कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताऊंगी। सो जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो एग्रीगेट डिमांड, और ये एएस जहां पे ये दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बच्चों ये वाला जो एग्रीगेट डिमांड है ना, ये है आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ पे यानी कि एडी, जो आप एडी 1 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एडी की बात कर रही हूँ जो कि आपका ग्रीन में है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एडी है ये है बच्चों आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, ये कौन सा है, दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने आपको बताया ना, ये वाला, ये कहां गया, ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो ये वो वाला है। अब एक्चुअल में ये तो वो हो गया जो कि होना चाहिए, ठीक है, जो डिजायर्ड है, लेकिन एक्चुअल में तो एग्रीगेट डिमांड कम है, एक्चुअल कह लो या फिर प्लान्ड जो कहते हैं, जिसे अपन प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं ना, वो तो यहाँ पे कम है ना। ठीक है, तो एडी जो एडी डैश जो होता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, एडी डैश हो जाता है आपका प्लान्ड एडी, दिस इज योर प्लान्ड एडी, और ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी था। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर दो चीजें बताई थी, एक्स एंटे है ना, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। फिर मैंने उसके अंदर आपको समझाया था कि एक्स एंटे क्या होता है। सो एक्स एंटे होता है हमारी डिजायर्ड, है ना, सेविंग के अंदर मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट पे आपको मैंने बताया था कि हम इतना चाह रहे हैं, इतनी डिमांड क्रिएट करना हम चाह रहे हैं, वो होता है एक्स एंटे। एक्सपोस्ट क्या होता है कि एक्चुअल में कितनी डिमांड क्रिएट हुई है। भाई चाहने को तो मैं चाहूंगी कि मैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लूं फुल एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन एक्चुअल में डिमांड सिर्फ कितने की हुई है, सिर्फ 80 की हुई है। तो एक्स एंटे क्या होता है, जो हमारा डिजायर्ड होता है डिमांड, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, जो कि ग्रीन में है। फिर प्लान्ड, एक्चुअल में सिर्फ 80 यूनिट्स का ही डिमांड क्रिएट हुई है, तो दैट इज व्हाट यू कॉल प्लान्ड, और जो कि आपका ब्लू में है। ठीक है, एडी डैश जो आपका ब्लू में है, दैट इज व्हाई यू आर कॉलिंग इट एज प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सो अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका एएस, ये है आपका एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो कि आपका एक्स एंटे है। फिर आपका ग्रीन में है एडीपी, यानी कि जो आपका प्लान्ड है, एक्सपोज्ड जिसे अपन कहते हैं। सो एक्सपोज्ड का दूसरा ही नाम प्लान्ड भी होता है। इसको अपन ने वापस से बता रही हूँ, इसको अपन ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर पढ़ा था, बट हाँ ये वही कॉन्सेप्ट है, क्लियर। सो एडीपी या फिर वहां पे आप एडी डैश देख सकते हो। सो दिस इज एक्चुअल, इसको आप और किस नाम से जान सकते हो बच्चों, इसको आप एक्चुअल, ठीक है, और ये कौन सा होता है, ये होता है डिजायर्ड। ठीक है, क्लियर। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे ना आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको आपके एक्सेस को भी लेबल करना जरूरी है। जैसे y क्या है, ये आपका एडी है, दिस इज योर एडी, दिस इज योर आउटपुट और इनकम और जीडीपी, व्हाटएवर यू कॉल इट, क्लियर। तो मुझे लगता है ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे डिमांड की कमी है, डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन है, इसीलिए अपन ने जो न्यू डिमांड है वो अपन ने यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ किया है। और ये जो गैप है ना, इसी को अपन डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये भी आगे अपन देखेंगे, ठीक है, डेफिसिट डिमांड कह लो, डिफ्लेशनरी गैप कह लो। नाउ इन फिगर ADF line shows the required level of AD for full employment in the economy. So ADF यानी कि ये, तो ये वो लेवल है इकोनॉमी का जो कि होना चाहिए, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई ये होना चाहिए, दिस इज डिजायर्ड, है ना। अगर इक्विलिब्रियम पे होना है तो इतनी सप्लाई पे इतनी डिमांड होनी चाहिए, लेकिन इतनी सप्लाई पे इतनी डिमांड तो हुई नहीं, इतनी सप्लाई पे इतनी डिमांड हुई है, डिमांड यहाँ पे कम हुई है जितनी सप्लाई है। तो यही सिचुएशन हो जाती है आपकी डेफिसिट डिमांड वाली। एडीपी यानी कि जो आपका एडी कर्व जो कि अपन ने नया बनाया था, लाइन शोज दैट प्लान एडी व्हिच इज लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे प्लान तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट से काफी नीचे है। The vertical difference between ADF and ADP is equals to EF is equals to deficit demand. अब इनके बीच में जो ये vertical difference है, यही आपका deficit demand होता है, okay? Now अब इसके अपन बात करते हैं कुछ causes की, कि deficit demand के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं।
डिमांड की कमी के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमें पहुंचना तो दोनों जहां पे बराबर होते हैं वहां पहुंचना होता है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, लेकिन अब किसी वजह से डिमांड कम है सप्लाई से, तो इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सो इसको अपन ना मतलब आप ये समझ लीजिए दो पार्ट्स में इसको अपन स्टडी करेंगे। एक अपन पढ़ेंगे यहाँ पे टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, और एक इसको अपन ओपन इकोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे। मैंने आपको ये चीज अच्छे से समझाई थी कि जब भी अपन एडी को स्टडी करते हैं तो अपन इसको दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक अपन करते हैं एडी के अंदर टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। एक इसके अंदर अपन पढ़ते हैं ओपन इकोनॉमी। अब ना यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, जो चीज आपको फोकस करने की जरूरत है कि यहाँ पे जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ टू ही सेक्टर्स होंगे। कौन कौन से होते हैं टू सेक्टर यहाँ पे? एक होता है आपका हाउस होल्ड, और दूसरा आपका कौन सा होता है? प्रोड्यूसर। तो जब हाउस होल्ड डिमांड क्रिएट कर रहा है तो वो किस चीज के लिए करेगा? कंजम्पशन के लिए। जब प्रोड्यूसर डिमांड क्रिएट कर रहा है तो वो किस चीज के लिए करेगा? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ठीक है। तो ये दोनों आप कह सकते हो कंपोनेंट्स होते हैं टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के। अब क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है तो ट्रेडिंग तो इसमें हो ही नहीं सकती। फिर अपन ओपन इकोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट भी आ जाती है, इसके अंदर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इंक्लूड हो जाता है, साथ ही में ये तो होते ही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये हो जाती है आपकी ओपन इकोनॉमी। तो ये सारे कंपोनेंट्स इसका पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो कॉजेस की अगर अपन बात करें तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड अकर्स लार्जली ड्यू टू द टू फैक्टर्स, रिडक्शन ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब दो ही यहाँ पे लोग हैं जो कि डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। अब जब ये दोनों ही अपनी डिमांड को कम कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट करने वाले सिर्फ और सिर्फ यही दो सेक्टर्स हैं। अगर ये दोनों ही सेक्टर्स अपनी डिमांड को कम कर ले तो टोटल डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, ठीक है। एक एक करके अपन इसको समझते हैं। पहले अपन हाउस होल्ड सेक्टर को लेते हैं जहां पे प्राइवेट कंजम्पशन कम कर लिया गया है। तो आज जैसे मेरे पास में सपोज करो कि मेरी इनकम जो भी आती है उसको मैं 50% उसका मैं कंजम्पशन पे खर्च करती हूँ, 50% मैं सेव करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मैंने सोचा कि यार मैं अपने कंजम्पशन को कम करूंगी, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सिर्फ 40% कंज्यूम कर रही हूँ, मैं सेविंग यहाँ पे बढ़ा दूंगी, 60% मैं सेविंग कर रही हूँ। फिर मैंने अगले महीने वापस आया तो मैंने सोचा कि यार मैं और ज्यादा अपने कंजम्पशन को कम कर दूंगी, मैं सेविंग्स और ज्यादा बढ़ा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 30-70 का रेशियो कर दिया कि 30% में कंज्यूम करूंगी, 70% में क्या करूंगी? सेविंग करूंगी। तो जब प्राइवेट कंजम्पशन जो होता है या फिर हाउस होल्ड सेक्टर का जो कंजम्पशन होता है जब वो कम हो जाता है और सेविंग्स बढ़ जाती हैं तो डिमांड क्या होती है? अपने आप कम हो जाती है। पहले मैं 50% डिमांड क्रिएट करी थी, फिर मैं 40% डिमांड क्रिएट करी थी, अब मैं सिर्फ 30% डिमांड क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, फॉर कंजम्पशन। तो यहाँ पे सेविंग्स को नहीं देखना है, यहाँ पे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ना बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो जब कंज्यूमर्स जो होते हैं या फिर जो प्राइवेट हाउस होल्ड जो होते हैं वो अपने कंजम्पशन को कम कर देते हैं, सेविंग को बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। सो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडी रिडक्शन, ठीक है। Reduction in private consumption expenditure causes a serious deficiency in aggregate demand. So जब private consumption expenditure 50 से 40, 40 से 30, जब मेरा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब कम होने लगा तो उससे काफी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड भी कम होने लगी। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रिड्यूस ओइंग टू दी सेवरल रीजंस। अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर या फिर जो प्राइवेट हाउस होल्ड है वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम करते जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। However, the most important is reduction in the propensity to consume. सबसे पहला क्या है? जैसा मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया था कि पहले मैं अपनी इनकम का 50% कंजम्पशन में यूज करती थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं अब कंजम्पशन कम करूंगी, सेविंग ज्यादा बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी जो कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है वो कम कर रही हूँ मैं। तो
तो एमपीसी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एमपीसी और एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जब एमपीसी यानी कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन है, जब ये कम होती है और एमपीएस बढ़ती है, इसी को ही अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिडक्शन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो एक कंपोनेंट अपने डिस्कस कर लिया है हाउस होल्ड वाला सेक्टर, अब दूसरा अपन यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर को डिस्कस करेंगे। सो रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब रिड्यूस होने लगेगा, सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इट मे रिड्यूस इन सिचुएशन ऑफ पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। जब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम हो रही हैं, बहुत ही पुअर हो रही हैं, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स जो पैसा लगाते थे, इन्वेस्ट करते थे, वो कम कर देंगे और अपने आप डिमांड जो है वो कम होने लगेगी। ठीक है, तो यही दो कंपोनेंट्स हैं जिसको अपन टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। डन, आगे बढ़े, चलिए। नाउ इन अ फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी, अब अपन ने टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करी, अब अपन फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो द फॉलोइंग फैक्टर्स में आल्सो कंट्रीब्यूट इन द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो यहाँ पे क्या क्या ऐड हो गया, गवर्नमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज इंक्रीजेस इन टैक्स। तो इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। सो रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है ओपन इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से भी सोचती है और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोचती है। सो जब गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो द गवर्नमेंट में कट इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी कट कर सकती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी कट कर देगी, तो इससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। दिस में बी बिकॉज ऑफ बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये क्यों हो सकता है गवर्नमेंट के पास में इतना बजट ना हो जिसकी वजह से वो इतना खर्चा ना कर पाए, तो बजट की कमी की वजह से ये चीज हो सकती है। A cut in government consumption expenditure और investment expenditure leads to the cut in aggregate demand। अब जब ये दोनों चीजें होती हैं, जब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट का दोनों का कम, मतलब दोनों चीजें गवर्नमेंट की जब कम होने लगती है, तो कुल मिलाकर के एग्रीगेट डिमांड भी कम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अब देखो क्या होता है एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जब उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज, तो हम इसको उस प्रोडक्ट को यहाँ से हमारी कंट्री से दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं, है ना, या फिर आप इसको हम सेल आउट करते हैं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। तो जब हम उन प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल आउट करते हैं तो इसको अपन एक्सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको अपन एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अपन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोग उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर जब एग्रीगेट डिमांड को अपन स्टडी करते हैं तो एक्सपोर्ट भी उसमें काउंट होता है। जब दूसरे देश हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। सो वी नो एक्सपोर्ट आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब फॉल इन एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट की कमी हो जाती है, implies a fall in expenditure on the domestically produced goods and services। तो जब imports की कमी हो जाती है तो यहाँ पे जो goods and services बनते हैं उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। This leads to fall in aggregate demand। इससे क्या होता है, वही सेम चीज, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। अब rise in imports, तो rise in import का क्या मतलब होता है, तो जब दूसरे देश के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और जब हम लोग उसको डिमांड कर रहे हैं तो वो हमको बेचते हैं, हम उनसे खरीदते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हम हमारे यहाँ पे बने हुए गुड्स और सर्विसेज को डिमांड नहीं कर रहे, हम दूसरे कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ की डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है कम, क्योंकि हम दूसरे देशों की गुड्स और सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ डिमांडिंग आवर ओन गुड्स एंड सर्विसेज। सो इंपोर्ट में राइज व्हेन इंटरनेशनल प्राइसेस आर लोअर देन डोमेस्टिक प्राइसेस। अब यहाँ पे प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देख लिया, कोई प्रोडक्ट है, सपोज ये मार्कर है, तो हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर ये मार्कर अगर ₹100 में सेल आउट हो रहा है और दूसरे देश के अंदर वो सिर्फ 50 में सेल आउट हो रहा है, ठीक है, तो हम वहां से खरीदेंगे ना, हम हमारे देश से क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ से हमारे देश के अंदर की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट्स आर नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ एडी, अकॉर्डिंगली अ राइज इन इंपोर्ट्स लीड्स टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। जब इंपोर्ट बढ़ता है तो हमारे यहाँ की डिमांड कम हो जाती है, तो ये नेगेटिव
कह सकते हो नेगेटिव कंपोनेंट होता है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। क्लियर? नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। अब आप एक चीज ये सोचो कि सपोज करो मेरे पास में मेरी जो इनकम थी वो है ₹100। तो एक फेज के अंदर क्या था कि ₹100 में से मैं ₹40 क्या देती थी, टैक्स देती थी, और ₹60 मैं खर्चा करती थी, अपना कंजम्पशन जो भी मेरे को एक्सपेंडिचर करना है। फिर क्या हुआ, मेरी इनकम में जो टैक्स है वो यहाँ पे बढ़कर के कितना हो गया, 60 हो गया। अब मेरे पास में डिमांड क्रिएट करने के लिए सिर्फ कितने रुपए बचे, ₹40 बचे। ठीक है, तो जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड भी हम कम कर पाते। ठीक है, सो इंक्रीज इन टैक्स रेट्स लीव्स लेसर डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल। टैक्स रेट्स जब बढ़ते हैं तो लोगों के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो कम रह जाती है, जिसकी वजह से वो डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इट रिड्यूसेस देयर कैपेसिटी टू स्पेंड इवन व्हेन देयर प्रोपेंसिटी टू स्पेंड रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे व्यक्ति उतना ही स्पेंड करना चाहता है लेकिन अब वो नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे बचे ही नहीं है। लोअर डिस्पोजेबल इनकम मींस लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिस्पोजेबल इनकम कम होने का क्या मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड भी कम होना। Briefly, we can say that the deficiency of demand is a situation when planned AD is lower than full employment level. Planned AD lower होता है किससे? Full employment level पे जो AD होता है उससे। It is indicated by a downward shift of aggregate demand function. इसको अपन किस तरीके से indicate करते हैं? By lower shifting of aggregate demand. Okay? नाउ द पॉसिबल रीजंस, इसके पीछे के पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं अगर अपन दोनों ही उसको मिक्स कर लें, क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी को। सो रिडक्शन इन कंजम्पशन, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, ठीक है, राइज इन इम्पोर्ट्स एंड राइज इन टैक्स रेट्स, ठीक है, या टैक्सेशन। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ये दीज ऑल आर दी कॉजेज, ये कारण है किसके, डेफिसिट डिमांड के। डिमांड की कम होने की जो ये प्रॉब्लम है, इसके पीछे के जो कारण है वो ये सारे हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे परिणामों की बात करने वाले हैं, अपन यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करने वाले हैं। कारण अपन देख चुके, ठीक है, डिमांड की कमी की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या परिणाम फेस करने पड़ सकते हैं, वो अपन उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अ टॉपिक जो है हमारा, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिसिट डिमांड फॉर क्रिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। नाउ पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे, 4 सिचुएशंस अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। पहले है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट इज डिफ्लेशनरी गैप, थर्ड वन इज अनडिजायर्ड स्टॉक एंड फोर्थ वन इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक एक करके इसको अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। फर्स्ट वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने 3-4 वीडियोस आप लोगों को उन वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीजें बताई थी। बहुत ही छोटे वीडियोस थे वो, 5-5 मिनट के, 6-6, 7-7 मिनट के। उसके अंदर जैसे मैंने आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनवल्नरेबल जो थी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो ये सारी बेसिक सी जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसी के अंदर अपन ने इसके बारे में भी बात करी थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। 2 वर्ड्स है इसके अंदर। इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं? 2। इक्विलिब्रियम जहां पे आ जाता है वहां पे होता है आपका AS इज इक्वल्स टू AD। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अभी भी बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अनयूटिलाइज हैं, यानी कि यहाँ पे बेरोजगारी है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रिसोर्सेज are not fully utilized. So ये वो सिचुएशन है जहां पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो है लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे रिसोर्सेज जो कि पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। ये वो सिचुएशन है, इसीलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नाम से हम जानते हैं। यानी कि देखो इसके अंदर कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। बहुत ही नटशेल में अगर अपन बात करें तो उसका मतलब ये होता है। सो
डेफिसिट डिमांड लेट्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसके पहला कॉन्सिक्वेंस, परिणाम इसका पहला क्या है, डेफिसिट डिमांड का पहला परिणाम क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Owing to the deficiency of AD की कमी की वजह से producers are not able to fully utilize their resources। भाई डिमांड की कमी है तो लोग रिसोर्सेज को फिर क्यों यूटिलाइज करेंगे? आप खुद ये सोचिए, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि मेरे बनाए हुए गुड्स को, मेरे बनाए हुए मार्कर को लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों लोगों को हायर करूं, क्यों लेबर बुलाऊं, क्यों मैं अपना पैसा खर्च करूं, क्यों मैं इस मार्कर को बनवाऊं? सही बात है ना? तो इसको इस तरीके से सोचिए, जब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं हो रही है तो फिर मैं यहाँ पे लोगों को बेरोजगार करने में लग जाऊंगी। बेरोजगार करने का मतलब मेरा ये है कि लोगों को जितनी डिमांड है भाई उतना ही फिर मैं प्रोड्यूस करूंगी, फिर ज्यादा लेबर का मेरे को क्या काम? हो सकता है पहले 5 थी, अब मैं इसमें से 3 को हटा दूंगी, 2 लेबर मिलकर के मेरा प्रोडक्शन कर देगी जितने की डिमांड है, तो 3 लोगों को यहाँ से मैं हटा दूंगी, तो उनके हाथ में जो जॉब थी वो चली जाएगी। ठीक है, तो जब डिमांड कम होती है प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करता है, और जब प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करता है तो अपने आप जो लेबर है उनकी जॉब चली जाती है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो ये यहाँ से आया है। ठीक है, सो owing to the deficiency of aggregate demand, producers are not able to fully utilize their resources। producers अब यहाँ पे अपनी रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर ही नहीं सकता है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पे कम कर रहा है वो। प्लान्ड आउटपुट रिमेन्स लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट। अब यहाँ पे पोटेंशियल आउटपुट तो खूब है, मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेबर मैं ज्यादा से ज्यादा लगा सकती हूँ, लेकिन प्लान्ड उतना 100 यूनिट्स जितना है ही नहीं, प्लान्ड तो सिर्फ 80 यूनिट जितना है, तो मैं लेबर को भी यहाँ से कम कर दूंगी। ठीक है, corresponding to the fuller utilization of resource, accordingly under employment equilibrium is struck in the economy। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है। क्लियर? तो यहाँ पे इस डायग्राम को वापस दिखाने का मतलब मेरा पता है क्या है, जब ये वाला जो था आपका, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ रहा था तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे था, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट पे है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इट इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये आपका प्लान्ड एडी है, दिस इज योर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी। ठीक है, क्लियर? पहला तो कॉन्सिक्वेंस आपका ये हो गया, पहला परिणाम अपन ने ये देख लिया, डिमांड की कमी की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। नटशेल में अगर अपन बात करें, जब डिमांड कम होती है तो क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ओके, नाउ deficit demand is equals to EF, income upon GDP। because of deficiency of demand equilibrium is struck at the point Q। यहाँ पे deficiency demand की वजह से equilibrium यहाँ पे struck हुआ है। ADP line intersect 45 degree AS line, this is under employment equilibrium। so ये आपका under employment equilibrium है। equilibrium GDP corresponding to the under employment equilibrium is ON। अब ये GDP कौन सी है इस पे आपकी, ON है। ON जो है इट इज स्मॉलर देन OM। ठीक है, ON जो है वो OM से स्मॉलर है, तो इनकम जनरेशन भी यहाँ पे कम हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? जब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, तो जब डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन होगी तो इनकम जनरेशन भी कम हो पाएगी। ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये चीजें समझाई थी। डन? फिर अपन नेक्स्ट जो अपना कॉन्सिक्वेंस है इस पे अपन आते हैं, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। मैंने आपको वापस से फर्स्ट स्लाइड जो थी हमारी, जिसमें मैंने आपको डायग्राम और वो सारी चीजें ड्रॉ करके बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइसेस कम हो जाएंगी, ओवरऑल जो प्राइसेस इकोनॉमी के अंदर वो कम होंगी। तो जब ओवरऑल प्राइसेस कम हो गई तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलेगा। सो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। अब डिफ्लेशनरी गैप क्या है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन लैक ऑफ डिमांड लेड्स टू डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन होती है जब डिमांड की कमी की वजह से प्राइसेस जो होती है वो बहुत कम हो जाती है और डिफ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है किस पे, इकोनॉमी के ऊपर। ओके, इंड्यूसमेंट टू हर्ट, लो इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे जब डिमांड ही नहीं होगी, है ना, बहुत सी चीजें यहाँ पे लिंक्ड है। देखो, डिमांड नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, आउटपुट कम से कम प्रोड्यूस करना है जस्ट टू मेक द सप्लाई इक्विवेलेंट टू द डिमांड, तो इससे इंड्यूसमेंट, मतलब प्रोड्यूसर फिर इन्वेस्ट भी क्यों करेगा, मतलब वो इन्वेस्ट करने की जो उसकी इच्छा है वो भी क्यों ही यहाँ पे जनरेट होगी। सो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लो हो जाएगा। लेट्स टू, अब जब इन्वेस्टमेंट लो होगा तो आउटपुट भी यहाँ पे लो हो जाएगा, इम्प्लाइंग लो इनकम एंड लो डिमांड वंस अगेन। तो जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो यहाँ पे आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो वापस से डिमांड भी कम होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होगा,
तो क्या होगा, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो वापस से डिमांड भी कम होगी। द इकोनॉमी स्टार्ट स्लिपिंग इनटू डिफ्लेशनरी स्पाइरल। अब यही जो सर्कल है ये इस तरीके से चलता रहेगा और इकोनॉमी कहां पे स्टक हो जाएगी, डिफ्लेशनरी स्पाइरल के अंदर स्टक हो जाएगी या फिर लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टक हो जाएगी। डन। मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप को आप कैसे मेजर करते हो, जो आपका डिफ्लेशनरी गैप है वही आपका डेफिशिएंसी ऑफ एडी है। वो जो गैप था ना ये वाला, यही आपका डेफिसिट डिमांड, यही आपका डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन एडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, एडी जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है माइनस एडी एट प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जो था आपका एडी, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका डिफ्लेशनरी गैप होता है। ओके ठीक है, सो यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल्स टू डेफिसिट डिमांड, यानी कि ये EF, ये आपका डेफिसिट डिमांड भी और यही आपका डिफ्लेशनरी गैप भी है। ठीक है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस जो है, थर्ड परिणाम जो है वो देखें अपन, अनडिजायर्ड स्टॉक। तो जब सप्लाई ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई मतलब प्रोडक्शन हो चुका है लेकिन डिमांड उतनी नहीं है, जैसा अभी तक अपन लेके चल रहे हैं कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया, डिमांड सिर्फ कितना है, 80 यूनिट्स का क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे 20 यूनिट्स मेरे पास में स्टॉक रह गया अनडिजायर्ड, जो मैं नहीं चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर अनडिजायर्ड स्टॉक काफी बढ़ जाता है। सो इन सिचुएशन ऑफ लो एडी प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल देयर ऑल दैट दे प्लान टू सेल। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स जो कुछ भी बेचना चाहता है, मैं प्रोड्यूसर होकर मैं 100 यूनिट्स बेचना चाहती थी लेकिन मैं सिर्फ 80 यूनिट्स ही बेच पा रही हूँ, क्योंकि डिमांड की कमी है। अकॉर्डिंगली अनडिजायर्ड स्टॉक टेंड्स टू पाइल अप, इसकी वजह से क्या होगा, जो अनडिजायर्ड स्टॉक है वो इकट्ठा होता रहेगा। क्लियरेंस अनडिजायर्ड स्टॉक ऑफन लेट्स टू, अब ये जो अनडिजायर्ड स्टॉक है, ये जो 20 यूनिट्स अगर मुझे बेचने हैं तो उसके लिए मुझे प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। एंड फॉल इन प्लान्ड आउटपुट फॉर द ईयर अहेड, और फिर अगले साल के लिए जो मेरा प्लान्ड आउटपुट है उसे मुझे कम करना पड़ेगा। हो सकता है अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स ही अगले साल में प्रोड्यूस करूं। ठीक है, both these factors contribute to the deflationary spiral, और ये दोनों ही फैक्टर्स किसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। कैसे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट कम होगा, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो लेबर कम लगाऊंगी क्योंकि आउटपुट मुझे कम प्रोड्यूस करना है, तो इनकम भी कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो वापस से डिमांड कम होगी। तो ये दोनों ही फैक्टर्स डिफ्लेशनरी स्पाइरल के अंदर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, है ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी कि deficiency of aggregate demand causes loss of profit. This happened because producers are not able to clear their stock. अब मुझे जो प्रॉफिट है वो कम क्यों होने लगा, क्योंकि मैं मेरा स्टॉक प्रॉपर्ली नहीं सेल आउट कर पा रही हूँ। अनडिजायर्ड स्टॉक जो है, जिसकी वजह से जो अनडिजायर्ड स्टॉक है उसको बेचने के लिए हो सकता है मैं प्राइसेस को कम कर दूं, तो अनडिजायर्ड स्टॉक लीड्स टू द प्राइस क्रैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मैं गेन कर सकती थी तो वो प्रॉफिट मैं अब गेन नहीं कर पाऊंगी जब डिमांड की कमी हो जाएगी। क्लियर? सो ब्रीफली, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड हर्ट्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन। अगर इसको ब्रीफली अगर अपन देखें तो डेफिसिट डिमांड किस चीज पे फोकस करता है, किस चीज को सबसे ज्यादा हर्ट करता है, दैट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशन। लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस और बियरिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन लीड टू लो इन्वेस्टमेंट। जब बिजनेस एक्सपेक्टेशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इनकम कम होगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूसेस, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएंगी। द इकोनॉमी इज कॉट इन द लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, और इकोनॉमी कहां फंस के रह जाएगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर इकोनॉमी फंस जाएगी। वेयर लो डिमांड लेड्स टू लो इनकम, जहां पे डिमांड की कमी की वजह से इनकम कम होती है और इनकम कम होने की वजह से डिमांड भी कम होती है। ठीक है, सो लो डिमांड की वजह से क्या होगा, लो इनकम, और लो इनकम होने की वजह से लो डिमांड। यही सिचुएशन है आपकी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप की। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे लगता है डेफिसिट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर अपन ने देखो बहुत सी चीजों के बारे में बात करी, अपन ने कॉजेस भी देखे, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे। ठीक है, बेसिक्स से लेकर के मैंने आपको ऊपर तक की जो चीज है वो सब मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में भी बच्चों अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा वर्ड है या कुछ भी है ना, डायग्राम के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको नहीं समझ में आए, तो आप फ्रीली बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में आप शेयर भी करना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।